हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन के आदिकाल से मैं प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आप सभी को मैं यूथ कंपटीशन के प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ, तो ऐसे में हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह कंप्लीट हो गया था और हम आदिकाल के प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो कल के वीडियो में मैंने आप सभी को 50 प्रश्नोत्तर जो है आदिकाल से संबंधित करवाए थे। आज हम इसके आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। आदिकाल के इसमें करीब 300 प्रश्नों का संकलन जो है किया गया है। और यहाँ मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाती हूँ कि देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार जो है प्रश्न हमारे रिपीट हो रहे हैं। ये मैंने आप सभी को दिखाया है कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं या फिर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज आगे के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। और आपके जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आपके डाउट्स जो भी रहे हों उनका मैं वीडियो या फिर कमेंट के थ्रू उनका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। तो जैसे कि हमारी तैयारी अभी बीपीएससी की चल रही है, ईएमआरएस की चल रही है, तो चलिए उन सभी के लिए ये पीवाईक्यू के प्रश्न उत्तर जो है करने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंदबाला रास के रचयिता है? तो देखिए इन सब रचनाओं के जो रचयिता हैं बार बार पूछे जाते हैं। तो चंदबाला रास के रचयिता हैं आसकू। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो जब चंदबरदाई की बात हो रही है तो चंदबरदाई में कवित्त छंद का जो प्रयोग है वो किया गया है। ठीक है, अब जैसे कि आपने कहा था ये बीच वाला भी दिखा दूँ, तो इसके अतिरिक्त आप ये भी देख सकते हैं कि चंदबरदाई में पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित्त छंद का प्रयोग किया है। ये तो आपका उत्तर हो गया। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने छंद हैं? तो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दूहा, कवित्त, छप्पई, तोमर, तोटक, गाहा, इन सभी छंदों का प्रयोग किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से जो छंद है वो है कवित्त। चंदबरदाई को छप्पई छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा था? तो मैथिली भाषा में उन्होंने अपनी पदावली लिखी थी। ठीक है, चलिए विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 ईस्वी में। ये शैव संप्रदाय के थे। और देखिए अधिकतर जो इन पे पूछा जाता है कि ये किस राजा के दरबारी थे, तो ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट्ट तथा मैथिली भाषा में अपनी रचनाएं की थी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा भी अधिकतर पूछी जाती है, तो इनकी भाषा जो है अवहट्ट है। और इसके अलावा देखिए गंगा वाक्यावली, ये प्रीवियस में पूछा गया है, पुरुष परीक्षा, ये उनकी संस्कृत रचनाएं हैं और ये उनका जो है संपादित नहीं हुआ है। और कीर्ति लता की भाषा जो है वो है अवहट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। पौंचर्यों में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें राम का वर्णन जो है किया गया है। तो ये जो है स्वयंभू की रचना है। इसे पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है। तो इसको पौंचर्यों के अलावा जो है इसको पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है। इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड है। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? तो ये सभी जो है खड़ी बोली में है। ठीक है,
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन है। ये किनके शिष्य थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ये कुछ ऐसे हैं जिन पे डायरेक्ट जो है वन लाइनर प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई, जिनमें खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, गज़ल आदि प्रमुख हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। डिंगल भाषा का क्या अर्थ है, तो डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी जो है वो डिंगल भाषा बन गई। ठीक है। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी भाषा के दो प्रकार है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं, जबकि श्रृंगारिक रचनाएं जो है वो पिंगल में रची गई। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है वो है एटा। चलिए आपने कहा था कि मैं बीच वाले पॉइंट्स भी पढ़ा दूं, इसलिए मैं साथ साथ इन पॉइंट्स को भी आपको बताती जा रही हूँ। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था और इनके द्वारा रचित ग्रंथ हो गए खालिक बारी, दो सखुने, पहेलियाँ और मुकरियाँ। चलिए आगे है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचयिता कौन है, तो हमीर रासों के रचयिता है शार्ंगधर। आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों का रचनाकार शार्ंगधर को बताया है। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पैंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर है, के कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासों ग्रंथ की कल्पना की। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता जो है घोषित किया, लेकिन शुक्ल जी ने जो है शार्ंगधर को इसका माना है। चलिए आगे प्रश्न है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो मैथिली भाषा में। मुख्यतः अगर बात करें तो उन्होंने 3 भाषाओं में अपनी काव्य रचना की है, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार यहाँ केवल आपका मैथिली भाषा आ जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, इस पे भी आपका प्रश्न आ जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी ने विद्यापति की पदावली को मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो अगर पूछा जाए कि किसने नागिन की लहर कहा है, तो निराला जी ने। तो हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है, तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग जो है किया है। कीर्तिलता की भाषा क्या थी, तो कीर्तिलता की भाषा, यहाँ पर कीर्तिलता की भाषा जो है वो मिश्रित, अपभ्रंश या फिर अवहट्ट। यहाँ पे अवहट्ट नहीं है तो थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, मिश्रित अपभ्रंश। अवहट्ट जो है क्या था, उससे ही आया। अवहट्ट के बाद जो है अपभ्रंश भाषा आई है, तो यहाँ पे मिश्रित अपभ्रंश जो हमारा ऑप्शन है। ठीक है, जिसको अवहट्ट भी हम कहते हैं। और विद्यापति की पुस्तक कीर्तिलता में किसका वर्णन है, तो कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी थे। अगला है, बालचंद विज्जावई भाषा दुह नहीं लगई दुजन हासा, तो विद्यापति की किस रचना की पंक्तियां है। ये पंक्तियां बार बार पूछी जाती है कि ये पंक्तियां किसकी है, तो ये पंक्ति जो है उनके ग्रंथ कीर्तिलता की है। ठीक है, किसकी है, कीर्तिलता की।
और ये रचना अवहट्ट भाषा में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। कीर्ति लता की रचना जो है वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। यहाँ से ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन से रूप में हुई है, भृंग भृंगी संवाद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अब यहाँ कुछ रचनाएं दी गई है, उसमें से पुरुष परीक्षा जो है वो अमीर खुसरो की नहीं बल्कि विद्यापति की रचना है। बाकी पहेलियां तथा मुकरियां, दो शकुने और खालिक बरी अमीर खुसरो की रचना है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। रैदास, कबीर, नानक, विद्यापति। तो हमारा ऑप्शन विद्यापति हो जाएगा, क्योंकि विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं और यहाँ पे निर्गुण भक्ति शाखा की बात की गई है। अब यहाँ पे देखिए, बाकी सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी ली है विद्यापति के बारे में कि आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं, शैव संप्रदाय के ये कवि हैं। इसके अलावा देखिए, विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम क्या था। तो अब ये पढ़ते हैं कि ढोला मारूरा दूहा, इसमें ढोला के पिता का नाम क्या था, राजा नल। यहाँ पे देखिए, ढोला मारूरा दूहा 11वीं शती में रचित कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू, ये ढोला ये मारू, ठीक है, ढोला राजकुमार है, मारू राजकुमारी है, तथा राजकुमारी मारवाणी की प्रेम कथा, यानी एक त्रिकोण प्रेम कथा हम कह सकते हैं। यह कथा प्रचलित लोक प्रेम कथा है जो राजस्थान में सबसे अधिक लोकप्रिय है। यह मुख्यतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शती में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है। तो ये मान्यता देखिए, गोरखनाथ के ऊपर किन्होंने अपनी पुस्तक संपादित की है, तो वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। तो इन्होंने ही उनका समय 11वीं शती माना है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी का संपादन किया है और ये संपादन उन्होंने उनके 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ किसके शिष्य थे, तो मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन किसका है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो अब देखिए, यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ये कथन किसका है, शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास की आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम हैं नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्या अर्जुन। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। अभी आपने डिंगल की रचना पढ़ी, अब यहाँ पे पूछा है कि पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो जो है वो पिंगल मिश्रित भाषा है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई है। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा के उपकरणों को ग्रहण करते हुआ है, क्योंकि पिंगल में क्या है, राजस्थान प्लस ब्रज होता है। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। राजस्थान के अनेक चारण कवियों का जो है इसमें उल्लेख मिलता है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट्ट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी।
तोसी तोरी ने राजस्थान की पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया। तो अलग अलग चीज़ें हैं पिंगल भाषा को लेके। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। कि आदिकालीन जो हिंदी चली आ रही थी उसके विषय में क्या सही नहीं है। कि संयोगात्मकता की ओर झुकाव, तो ये कथन गलत है। ड का विकास हुआ है, ढ का विकास हुआ है, संयुक्त स्वर ए का प्रयोग। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से टेबल की फॉर्म में ये चीज़ बताई थी कि अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। एक बार उसमें देखिएगा कि क्या चीज़ें जो है बताई है। आप जब सर्च करेंगे तब भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी में अंतः संबंध, उससे भी मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्या अलग अलग भाषाओं का है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ये कथन सही नहीं है। शेष अन्य विकल्पों जो है वो सत्य है। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप जो है कम होते गए और हिंदी के अपने रूप जो है विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों यानी कि स्वर और व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी, पर कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ आ इ उ ए ओ। ये 8 स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे जिनका उच्चारण क्रमशः अ औ जैसा हो था। न, र, ल, स व्यंजन संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में दंत्य ध्वनि थे। आदिकाल में ये वर्तस्य हो गए। नह, मह, लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए। तो इसलिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन था कि संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ये सही नहीं है, क्योंकि परिवर्तित रूप जो है हमें देखने को मिल रहा है। मूल जो पहले जो स्वर में थे वो अब व्यंजन रूप से या अलग रूप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, कम्मान बान छूटहि अपार, लागत लोह इस सारी धार, घम शान धान सब वीर शेत, घन स्रोत बहस अस रकत रेत। ये कथन जो है उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। अब जब ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि युद्ध की स्थिति है, लेकिन ये किसके बीच युद्ध की स्थिति है। तो पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के बीच, ये इसका उत्तर है। चलिए आपको डिटेल में बता देते हैं। उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर के सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह यानी कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कैमासवध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। पृथ्वीराज रासो को चंदबरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया। चंदबरदाई को छप्पई छंद का विशेषज्ञ माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज रासो। अब ये यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो कैमास वध है इसके अंतर्गत जो है आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। चलिए, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यह कहानी 16वीं, ये तो मैंने बता दिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित
मिल जाती है कि ये शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य है। और इनकी जो कृतियां हैं वो इस प्रकार है: सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। चलिए अब यहाँ पे पद्मावती समय से संबंधित चीज़ें भी बताई गई है। तो पद्मावती समय जो रासों का 20वां समय यानी कि 20वां सर्ग है में चंदबरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स एवं भयानक रसों का सजीव व यथार्थ अंकन किया है। चंदबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंदों का जो है प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासों में कितने छंद हैं? 69 छंद है। और पद्मावती समय जो है इसका 20वां समय या 20वां सर्ग है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से प्रारंभ हुई है? अब प्रश्न जो है कई बार घुमा के भी पूछ लेते हैं। तो सबसे जो प्रारंभ है तिब्बत की 84 सिद्धों की वो हुई है लुइपा से। इसमें कुछ भी डिटेल नहीं है। चलिए आगे प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो वो हैं अमीर खुसरो। बाकी अमीर खुसरो के बारे में डिटेल पे बात हो ही चुकी है। चलिए हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये तो सभी को पता है कि प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और इसके बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल ले ले तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंदबरदाई। 18वीं सदी में उन्होंने इसकी रचना की है। रामकुमार वर्मा पृथ्वीराज रासो के विषय में लिखते हैं, पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंदबरदाई को हिंदी का सर्वप्रथम महाकवि माना जाता है। 56 छंदों में रचा गया है, ये मैंने बता ही दिया है। और गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। चलिए यहाँ पे फिर आपका मिलान आ जाता है कि पुस्तकें हैं और उनके संपादित करता है। तो गोरखनाथ और उनका युग ये किसकी पुस्तक है? रांगे राघव की। हिंदी में निर्गुण नाथ संप्रदाय किसकी पुस्तक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। सिद्ध साहित्य ये धर्मवीर भारती की है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो भरत मुनि ने इसको देश भाषा जो है वो कहा है। भरत मुनि ने इसको देश भाषा कहा है। अब यहाँ पे भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। तो इन्होंने अपभ्रंश को यानी भरत मुनि के द्वारा डायरेक्ट जो है अपभ्रंश को जो है देश भाषा कह दिया गया, लेकिन विद्यापति ने जो प्रचलित बोलचाल की भाषा थी उसको देश भाषा कहा है। ये अंतर है। चलिए यहाँ पे जन्म वर्ष के अनुसार इनको जो है क्रम से लगाना है। अब आपने ये देखा कि इसको कैसे जो है हम क्रम से लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि चंदबरदाई जो है वो सबसे पहले आएंगे, फिर उसके बाद जगनिक, फिर खुसरो और फिर श्रीधर। क्योंकि वैसे भी अगर आप देखेंगे तो चंदबरदाई का एक ही ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है इसका क्रम हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं
चंद्रबरदाई 1168, जगनिक 1173, अमीर खुसरो 1253 और श्रीधर 14वीं शती। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है और लौकिक माने जाते हैं तो वो है भविष्यत का। इसके रचनाकार हैं धनपाल। और जबकि अगर बात की जाए अन्य रचनाओं की, जैसे कि योगसार, परमात्म प्रकाश, इन दोनों के योगसार की बात कर रही हूँ और परमात्म प्रकाश, इनके रचनाकार कौन है? जोइंदू है। और पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वो है गोरखनाथ। अब यहाँ पे गोरखनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य कौन है? शिव है। यह हठ योग साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छिंद्र नाथ को भी मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। कहाँ से निकला हुआ है? वज्रयान शाखा से। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नवनाथों का जो है वर्णन इस प्रकार से किया गया है। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। ठीक है, चलिए महापुराण के रचयिता कौन है? अब यहाँ पे महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्पदंत। तो ये जो है आदिकालीन ग्रंथ है, इसके रचनाकार पुष्पदंत है। और पुष्पदंत की अन्य रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, रणय कुमार चरियु और जसहर चरियु। इन दो रचनाओं को तो पूछा ही जाता है, जसहर चरियु और रणय कुमार। और यहाँ पे एक और चीज जो हमें जानकारी मिली है कि जो देखो 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि इसका अन्य नाम क्या है, तो आप आसानी से इस चीज को बता सकते हैं कि 63 महापुरुष गुणालंकार का ही अन्य नाम महापुराण है। ठीक है, महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो ये क्या है? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। तो सबसे पुराने कौन है? मच्छिंद्र नाथ। अब यहाँ पे कुछ और चीजें देख लीजिए। सबसे पुराने मच्छिंद्र नाथ है। सिद्धों से ही जो है नाथों की उत्पत्ति हुई है और इसके प्रवर्तक जो है मच्छिंद्र नाथ है। सरहपा को हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। इनकी रचना जो कौन सी है? दोहा कोश है। कण्हपा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान है और सबसे बड़ी कवि माने जाते हैं, लेकिन इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अगला है, बीसल देव रासों की नायिका का नाम क्या है? ये प्रश्न जो है कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसकी नायिका का नाम राजमती है। आदिकालीन रासो साहित्य की परंपरा, तो रासो साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या क्या है? इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर, राष्ट्र प्रेम की तो रासो साहित्य में बात ही नहीं हुई है। युद्धों का सजीव चित्रण सही है, इसमें शौर्य और विलासिता का, ये भी सही है। श्रृंगार रस और वीर रस, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसमें हो जाएगा। इसमें आपको देख सकते हैं नया क्या है कि इसमें अपने आश्रयदाताओं की जो राजा हैं उनकी प्रेम कहानी और प्रशंसा का वर्णन देखने को मिलता है। अगला है, अमावस्या के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी बिंद गरजे, बाजत अनहद तूर। तो यहाँ पे जो अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले कौन है? तो अनहद नाद की बात जिन्होंने की है वो है गोरखनाथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल जी का ये जो कथन है
वो किस किस संदर्भ में कहा गया है। तो जब यहाँ भाषा की बात हो रही है निराश होने की, तो ये उन्होंने पृथ्वीराज रासो के विषय में कहा है। ये उनका पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। चलिए, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे नहीं हुआ है तो वो है पाहुड़ दोहा। तो यहाँ पे बाकी देख सकते हैं कि पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि जम्बू स्वामी चरियु पौमचरियो महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषाओं को संधा भाषा कहा गया है। तो ये तो संधा भाषा की जब भी बात है तो ये तो सिद्ध आ जाते हैं। ठीक है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। तो वो है अमीर खुसरो, क्योंकि इनकी भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा में चंदायन नामक कृति की रचना की है। मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का पहला कवि माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा है। तो किस रचना को लोर कथा या लोर कहा जाता है, चंदायन को। चंद बरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो विद्यापति की कृति कीर्ति पता लता एवं कीर्ति पता का अद्दहमाण की कृति संदेश रासक है, जो कि धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो ये सब जो है बाकी अन्य रचनाकारों की रचना है। चलिए, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है। तो इसमें वीर और श्रृंगार रस जो है प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो है यहाँ पे बात हो रही है राहुल सांकृत्यायन की, तो इन्होंने सरहापाद को पहला कवि माना है। अब यहाँ पे अन्य की बात कर ले तो देखिए, सरहदपाद को उन्होंने पहला कवि माना है और इनको जो है राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। शुक्ल जी ने जो है चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं पे शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये प्रश्न आ जाते हैं। चलिए, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने लिखा है। तो हिंदी काव्यधारा लिखने वाले हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल के कवि सरहापाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है। तो ये जो थोड़ी ये हो रही, कबीर के काव्य में हमें नाथ पंथ का जो ये हठ योग है वो देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसका है। तो ये कथन रामकुमार वर्मा का है। चलिए आगे लेते हैं, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले, अब मैंने कल ये आपको बताया था कि किसने इसको प्रामाणिक माना है, किसने अप्रामाणिक माना है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो प्रामाणिक मानने वाले में इन चारों में से है कर्नल टॉड। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आप टेबल देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं कि प्रामाणिक मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल। वहीं पे अप्रामाणिक मानने वाले में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वुलहर मुरादी दीन, देवी प्रसाद। और अर्ध प्रमाणिक मानने वालों की जो बात हो रही है तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है। तो ये जैन साहित्य का काव्य है।
और इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। शुक्ल जी ने चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम काव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो है सरहपा आते हैं और राहुल सांकृत्यायन ने इनको प्रथम कवि माना है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धयान की वज्रयान शाखा से निकला है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्लांकित है? तो श्लांकित रचना की बात हो रही है तो वो है राउरवेल। ठीक है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश का प्रमुख छंद है, सही है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये कथन गलत है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, सही है। चलिए आगे क्या है, आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की, सही है। तो दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये कथन हमारा गलत है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के लिए गाए जाते हैं। चलिए यहाँ पे और कुछ विशेष नहीं बताया गया है। अगला है, रचनाकार और रचनाकार को आपस में मिलान करना है। तो देखिए प्रबंध चिंतामणि, यही गलत है। प्रबंध चिंतामणि जो है मेरु तुंग की रचना है, मेरु तुंग। ठीक है। पाहुड़ दोहा राम सिंह, सही है। नेमिनाथ चरियो हरिभद्र सूरी, ये भी सही है। भविष्यत कथा धनपाल की रचना है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसमें आ जाएगा क्योंकि ये गलत है। इसका क्या होगा, मेरु तुंग। चलिए आगे है, जसहर चरित्र के लेखक कौन है? तो जसहर चरित्र के लेखक है पुष्पदंत। चलिए ठीक है। आगे प्रश्न है, दब्ब सहाब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसकी रचना देवसेन के द्वारा की गई है। ठीक है। तो चलिए आज हम इतने ही प्रश्नों को लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के प्रश्न और करवाऊंगी।